तो बेटा हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की। और टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट को एक और नाम भी दिया जाता है कभी कभी, और इसको कहा जाता है सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो मिसाल के तौर पे, वैसे मैं इसको सिलेक्शन बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको कंडीशनली बोलता हूँ। लेकिन अगर कोई सिलेक्शन भी कह रहा है तो वो कह सकता है किसी हद तक। आई विल एग्री। अच्छा, ये होता क्या है इसको बताता हूँ कि ये स्टेटमेंट है क्या। सबसे पहले तो इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। इसका पहला एलिमेंट है इफ, दूसरा है देन, तीसरा है एल्स, और चौथा एलिमेंट है एंड इफ। अच्छा, एंड इफ देखो, जैसे हम कभी होता है ना हमारे रियल लाइफ में, हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। हम कहते हैं कि यार, या तो ये कर लो, और अगर ये ना हो तो फिर ये कर लेना। ऐसा रियल लाइफ में हमारे साथ अक्सर हो रहा होता है कि भाई हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, और सीक्वेंस के हिसाब से होते हैं, यानी सीक्वेंस वाइज होते हैं कि पहले हम प्रायोरिटी में इसको रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, फिर इसको रखेंगे। अब यू कैन नेम एनी सिनेरियो। आप कोई शॉपिंग पे जा रही हैं, आप कोई खाना खरीदने जा रहे हैं, आप कहीं भी कोई भी चीज परचेज करने जा रहे हैं, आपके माइंड में कोई चीज खरीदने का इरादा है, आपको कोई आइडियाज शेयर करने हैं, नेम इट एनी सिनेरियो, कि जिसमें आपके पास कुछ कंडीशन होती है कि भाई पहली प्रायोरिटी मेरी ये है कि ये काम करना है, अगर ये काम ना हो तो दूसरी प्रायोरिटी फिर ये है, और वो भी ना हो तो तीसरी प्रायोरिटी फिर ये है। ये बात समझ में आ रही है ना आपको मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर स्पेसिफिकली, प्रोग्रामिंग की टर्म यूज करूंगा, चाहे सूडो कोड में हो चाहे किसी हाई लेवल लैंग्वेज में हो, हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जो यही काम कर रहा होता है। जो अभी मैंने पूरा आपको रियल लाइफ सिनेरियो एक्सप्लेन किया है कि वी हैव समटाइम्स कंडीशन, समटाइम्स मल्टीपल कंडीशंस, और वो सीक्वेंस के हिसाब से हमारी प्रायोरिटी पे सेट हुई भी होती हैं। अब इसको लिखने का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट देखते हैं। भाई इसको लिखने का फॉर्मेट ये है कि आपने सबसे पहले लिखना होगा इफ, और इफ के अंदर कोई ना कोई कंडीशन लिखी जाएगी, और इफ के नीचे दो इंडेंटेशन की स्पेस देने के बाद हम लोग देन लिखेंगे, और देन के अंदर दो इंडेंटेशन के बाद कोई ना कोई स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, चाहे इनपुट की हो चाहे आउटपुट की हो। और देन के नीचे हमारे पास एक आएगा कीवर्ड जिसका नाम है एल्स, और एल्स के अंदर भी कोई ना कोई स्टेटमेंट होगी। अमूमन आउटपुट की होती है, लेकिन वैसे मतलब आउटपुट की ही होती है अमूमन। और उसके बाद इफ की इंडेंटेशन पे हम लोग करेंगे इसको एंड इफ, क्योंकि सूडो कोड के अंदर ये हमारे पास रूल है कि जो भी स्टेटमेंट स्टार्ट होगा वो स्टेटमेंट एंड भी होगा। तो अब देखें, ये एक बेसिक सा मैंने फॉर्मेट आपको बना के दिया है कि इफ, देन, एल्स एंड इफ। इसको मैं यूं समझाता हूं कि देखो, ये कंडीशन है, अगर ये हो, अगर ये ट्रू हो मिसाल के तौर पे, तो ये काम कर लेना, और अगर ये ट्रू ना हो तो एल्स, एल्स हम उर्दू में क्या बोलते हैं, वरना, तो फिर ये काम कर लेना। तो इस तरीके से ये जो है हमारा प्रोग्राम चलता है इफ देन एल्स स्टेटमेंट के अंदर। तो समझ लो कि एल्स जो होता है ना, वो स्टेटमेंट का लास्ट पार्ट होता है कि अगर कोई भी कंडीशन है वो ट्रू ना हो सकी, वो फॉल्स हो गई। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो कंडीशन है अगर वो ट्रू होती है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ये वाला इग्नोर हो जाता है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, बल्कि फिर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। ये इसकी एग्जीक्यूशन की साइकिल है कि भाई इफ देन एल्स में हमारे पास कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो एल्स के पार्ट पे जाएगा, वरना वो देन, इफ के जो देन है उसी को एग्जीक्यूट करेगा। अब इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक प्रोग्राम बनाता हूँ। मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मैंने कहा मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ। अच्छा देखो बेटा, रूल नंबर 2 का मैंने बहुत ख्याल रखा है यहाँ पे, रूल नंबर 2 का।
और हाँ, एक बहुत ही अच्छी बात मुझे याद आई, मैं एक जल्दी से एक स्निप कर लूँ और आपको बता दूं कि मैं उस दिन क्या, मैं आपको रूल बताना जो मैंने कहा था कि मैं अगली क्लास में बताऊंगा, वो क्या है, वो क्या है, बता दें। अच्छा जी। बेटा एक सेकेंड, हाँ मैं आपको। हम्म। अच्छा, ये देख, याद है आपको हम लोग ये रूल पढ़ रहे थे, याद है? यस। यस। क्लास में हम लोगों ने ये रूल पढ़ा था। ओके, तो मैंने आपसे उस क्लास में ये कहा था कि जो रूल नंबर 4 है ना, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा किसी वजह से। देखो, रूल कह रहा है कि जहां पे कंडीशनल या लूप स्टेटमेंट्स यूज हो रहे हैं, वहां रिपीटेड और सिलेक्टेड स्टेटमेंट्स जो हैं वो इंडेंट होंगे टू स्पेसेस। अब अगर आप गौर करें तो मैंने इफ के नीचे जो देन है उसमें भी दो स्पेसेस, तकरीबन दो स्पेसेस दिए हैं, अगर आप इसको देखें ना, तो देर आर टू स्पेसेस, ये देखो। और देन का जो स्टेटमेंट है उसमें भी मैंने दो स्पेसेस दिए हैं, इसी तरह एल्स का भी है, उसको भी दो स्पेसेस दिए हैं। अब समझने की बात यहाँ पे ये है कि जो एक मेन स्टेटमेंट होता है और एक उसका सब स्टेटमेंट होता है, तो जो सब स्टेटमेंट होता है ना, वो उसके नीचे दो स्पेसेस के बाद लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 4। ये बात समझ में आई है मैंने क्या बोली? अगर नहीं आई कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो, इफ जो है ना, इफ ये एक मेन स्टेटमेंट है, देन और एल्स ये दोनों इसके सब स्टेटमेंट्स हैं। तो रूल ये कह रहा है, अच्छा ये हमें याद कैसे रहेगा, ये हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत थोड़े से कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं, तो उनमें आपको फौरन से एक आध क्लास में ही याद हो जाएगा कि कौन सा किसका सब स्टेटमेंट है। ठीक हो गया? तो देन और एल्स जो है ना, वो दोनों इफ के सब स्टेटमेंट्स हैं। और अगर इनके भी अंदर कोई आउटपुट आ रहा है या कोई इनपुट आ रहा है, जैसे मैंने कहा ना, ये देन का स्टेटमेंट ये वाला अब ये इनपुट है या आउटपुट है, जो भी वो इसके अंदर अगर आ रहा है, तो वो भी उसके सब स्टेटमेंट्स हैं। तो रूल ये कह रहा है कि जब एक स्टेटमेंट के सब स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे, तो रूल ये कह रहा है कि उसके नीचे दो स्पेसेस की इंडेंटेशन दोगे और उसके बाद वो स्टेटमेंट लिखोगे। राइट? तो इफ के नीचे देन उसका सब स्टेटमेंट है, मैंने दो स्पेसेस की इंडेंटेशन के बाद लिखा है। उसका जो देन का स्टेटमेंट है वो उसका सब स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने दो इंडेंटेशन के बाद लिखा है। लेकिन ये याद रखना कि बेटा इफ देन एल्स में देन और एल्स सेम इंडेंटेशन पे रहेंगे। ये दोनों एक लेवल के हैं क्योंकि दोनों इफ के सब स्टेटमेंट्स हैं, तो ये एक लेवल पे रहेंगे। इसी तरह इफ और एंड इफ ये एक लेवल पे रहेंगे। ये बात सही है? यस। कोई सवाल? नो सर। ओके, अब आओ कि मैं प्रोग्राम क्या बना रहा हूं। यहाँ पे मेरा प्रोग्राम बन रहा है इस पार्ट पे। मैंने प्रोग्राम ये बनाया। अच्छा, काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, बल्कि प्रोग्राम नीचे बनाते हैं जरा। हाँ, तो मैंने प्रोग्राम ये बनाया, मैंने कहा भाई मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ। बेटा डिक्लेरेशन वाला पार्ट तो समझ में आ गया था ना आप लोगों को? यस। यस सर। ठीक है, तो मैंने वेरिएबल लिया एक डिक्लेयर करके और उसका नाम रखा एज, और उसकी डेटा टाइप मैंने सेट कर दी इंटीजर। जस्ट बिकॉज कि जब एज हम किसी को भी बताते हैं तो वो होल नंबर्स में ही बताते हैं ना, पॉइंट्स में तो नहीं बताते। उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट लिया आउटपुट का। मैंने आउटपुट के स्टेटमेंट में बोला कि यूजर को प्रॉम्प्ट किया कि भाई एंटर योर एज। अच्छा, उसके बाद मैंने लिया इनपुट, और इनपुट में मैंने जिस वेरिएबल में इनपुट चाहिए होगा उसका नाम लिख दिया, जैसे कि एज।
तो यहां तक आने के बाद क्या हुआ कि एज नाम के वेरिएबल के अंदर यूजर ने कोई वैल्यू स्टोर करवा दी, आई एज्यूम। ओके। अब अब मेरा इफ एल्स का स्टेटमेंट शुरू होगा, इफ देन एल्स। अब मैं लिखूंगा इफ। अब देखो कंडीशन कैसे बनती है, कंडीशन चेक करो। कंडीशन मैंने ये बनाई, इफ एज इज ग्रेटर देन 18। अब ये एक कंडीशन है, और कंडीशन ऐसी ही होती है कि कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, समझो। जो कंडीशन Okay. होती है ना, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। अब वो इसको चेक करेगा, एज पे जो भी वैल्यू इनपुट की गई है ना, वो उसको चेक करेगा कि क्या ये ग्रेटर देन 18 है या नहीं। अब हम बात करेंगे इसके सब स्टेटमेंट की, इफ के, जो कि क्या है, देन। और देन वही अगेन दो इंडेंटेशन के बाद आएगा, देन। और उसके नीचे अब मैं जो देन का सब स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ ना, वो आउटपुट कर रहा हूँ इन दिस प्रोग्राम। मेरे पास और कोई चीज नहीं है, मैं आउटपुट खाली यूज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट में डिस्प्ले करा दो एडल्ट। Okay. अच्छा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स इसके अंदर आउटपुट लूंगा और इसमें डिस्प्ले करवा दूंगा चाइल्ड। और क्योंकि अब मेरा काम मुकम्मल हो गया है, तो इफ के नीचे आऊंगा और इसको कर दूंगा Yes. एंड इफ। तो इस तरीके से मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम बना के दिखाया कि हाउ वी कैन यूज द इफ देन एल्स स्टेटमेंट। तो अब आप इसको थोड़ा सा देख के समझ पा रही हैं कि भाई असल में हो ये रहा है कि एक कंडीशन बन रही है, और अगर वो ट्रू हो रही है तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, और अगर वो फॉल्स हो रही है कंडीशन तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखो, लेट्स सपोज कि जब ये इनपुट वाला एग्जीक्यूट हुआ तो उसने यूजर्स को प्रॉम्प्ट किया कि एंटर योर एज। यूजर ने एक एज एंटर की, लेट्स सपोज 27 एज। अब उसने एज नाम के वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर करवा दी, जो कि क्या थी बेटा, 27। अब जैसे ही इफ वाली लाइन पे वो गया ना, उसने कहा कि जो 27 क्या ग्रेटर है 18 से, तो उसने कहा यस दैट्स ट्रू। अगर ये ट्रू है तो क्या करो, स्क्रीन पे ये ले आओ। तो जैसे ही उसने 27 एंटर किया तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एडल्ट। और अगर मिसाल के तौर पे यूजर ने वैल्यू इनपुट की 8, तो अब वो अगेन एज नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई, और वो चेक करेगा कि भाई अब वैल्यू क्या है 8। तो क्या 8 ग्रेटर देन 18 होता है, वो कहेगा फॉल्स। तो इस वाली वैल्यू को वो क्या कर देगा, इग्नोर। और वो अब डायरेक्टली एल्स वाले पार्ट पे जाएगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा, तो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई देगा चाइल्ड। क्या ये बात समझ में आई है? Yes, sir. अब एक बात और समझना कि जो एल्स होता है ना पार्ट, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती। ये तब आता है कि जब हमारी एक कंडीशन या मल्टीपल कंडीशन सारी फॉल्स हो जाए, तो ये जाके ये पार्ट आता है। वरना कंडीशंस अगर हमें मल्टीपल चाहिए ना, तो एल्स में कोई कंडीशन नहीं होगी। अभी समझा देता हूं कि कंडीशंस कहाँ होंगी अगर हमें मल्टीपल चाहिए होंगे। लेकिन ये बात याद रखना कि एल्स जो है ना, वो एक ऐसा पार्ट होता है कि जैसे हम कहते हैं ना यार, अगर कुछ भी ना हो सका ना, तो फिर तो ये है। मिसाल के तौर पे हम बोल रहे हो कि यार एक बच्चे का या तो ए ग्रेड आएगा, या बी ग्रेड आएगा, या डी ग्रेड आएगा, ई ग्रेड आएगा, वरना क्या आएगा, यू आएगा। मतलब आखिरी ऑप्शन क्या होता है कि बच्चा फेल हो गया। तो जो फेल हो गया ना, तो दैट इज नॉट अ कंडीशन। कंडीशन तब बनेगी कि जब हम ग्रेडिंग्स कर रहे होंगे कि क्या इसके नंबर इतने ज्यादा आए हैं तो इसको ये ग्रेड दिया जाएगा, क्या इतने आए हैं तो ये दिया जाएगा। जब फेल हो गया ना, तो फेल होना इज नॉट अ कंडीशन। वो सारे ग्रेड्स जब जीरो हो गए तो हम कहेंगे कि भाई अब ये फेल है। तो Okay. अभी मैं आपको समझा भी देता हूँ कि मैं इसको कैसे और प्रिसाइज करूंगा, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो मिसाल के तौर पे, कभी कभी हमारे पास ऐसा होगा कि वी विल हैव टू और मोर देन टू कंडीशंस। सही है। अब मिसाल लेते हैं, मैं आपको वही वाली एग्जांपल्स करवा रहा हूँ जो उस दिन मैंने क्लास में करवाई थी। मिसाल के तौर पे हम लोग कहीं खाना खरीदने जा रहे हैं,
और हमारे पास ना तीन ऑप्शंस हैं अकॉर्डिंग टू अवर प्रियोरिटी। तीन ऑप्शंस हैं। हमने कहा कि भाई सबसे पहले जो हमारी प्रेफरेंस है ना वो है कि हम पिज्ज़ा खरीदेंगे। और हमने कहा कि अगर हमें पिज्ज़ा नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हम फास्ट फूड खरीदेंगे। और अगर हमें फास्ट फूड भी नहीं मिला ना तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी कंडीशन है कि हम बिरयानी खरीदेंगे। और अगर बिरयानी भी नहीं मिली तो भाई फिर हम वापस आ जाएंगे। अब ये रियल लाइफ में कभी ऐसा हो सकता है ना कि हम किसी रात के टाइम पे हम खाना ढूंढने निकले हो, हम कह रहे हो यार तीन ऑप्शन हमने सोचे हैं कि ये करना है, और अगर वो तीनों ही ना हो पा रहे हो तो फिर हम बोलेंगे यार पैसे जाया थोड़ी करने हैं, वापस आ जाओ। अब इसी प्रोग्राम को मैं सूडो कोड में लिखना चाह रहा हूँ कि ये कैसे होगा। अब इसमें ना मेरे पास टू और मोर देन टू कंडीशंस हैं, मल्टीपल यानी कि कंडीशंस हैं। तो क्योंकि मैं आपसे बता चुका हूं कि एल्स में कोई कंडीशन नहीं आती, तो इसका मतलब है कि कहीं और आएगी। अब देखो क्या हो। मैंने एक वेरिएबल लिया, लेट्स सपोज वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया फूड, और फूड की डाटा टाइप जो है मैंने सेट कर दी स्ट्रिंग। अच्छा, अब हम कोई भी फालतू का ऐसे ही एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने लिखा उसके बाद हमने इनपुट किया और हमने फूड नाम के वेरिएबल में इनपुट ले लिया। सही। अब हमने इसकी कंडीशन शुरू करनी। हमने कहा इफ फूड इज इक्वल्स टू पिज्जा, ये हमारी कंडीशन है। सही है। ओके। हमने कहा कि अगर फूड जो है वो पिज्जा हो तो क्या। हमने कहा देन आउटपुट, और आउटपुट में हमने कुछ भी लिख दिया। हमने कहा जल्दी से ले आओ। अच्छा, अब यहाँ पे बात रुकती है। अब मैंने एल्स पे नहीं जाना, क्यों? क्योंकि अब मेरे पास आखिरी ऑप्शन नहीं है, अभी मेरे पास ऑप्शंस हैं, मेरे पास कंडीशंस हैं। प्रेफरेंस पे सबसे पहले मेरे पास पिज्जा था, मैंने वो लिख दिया। जब आपके यस। पास दूसरी भी कोई कंडीशन है ना तो उसको आप लिखेंगे इफ के ही इंडेंटेशन पे नीचे आके एल्स इफ। ये है कीवर्ड एल्स इफ। और देखो, इफ है, देन है, आउटपुट है, एल्स इफ है, एल्स है, एंड इफ है, ये सारे कीवर्ड्स हैं सूडो कोड के। तो रूल नंबर 2 हमें ये बताता है कि जो भी कीवर्ड्स होंगे वो सारे अपर केस में लिखे जाएंगे। और रूल नंबर 1 कहता है कि नॉन प्रोपोर्शनल फॉन्ट थ्रू आउट फॉलो किया जाएगा। तो मैं दोनों का ख्याल रख रहा हूँ साथ साथ। और ये आपको बताने का मकसद ये है कि बच्चा जब एग्जाम में अपेयर होता है ना तो अक्सर कॉपीज में आपको ला के दिखाऊं तो उसने ना रूल नंबर 1 का ख्याल किया होता है ना रूल नंबर 2 का ख्याल किया होता है। तो इससे होता यह है कि बैड इंप्रेशन की वजह से उसके मार्क्स डिडक्ट होना शुरू भी हो जाते हैं, और इंप्रेशन भी जब अच्छा नहीं पड़ता तो मतलब यही समझा जाता है कि वो आगे भी उसने गलत ही किया होगा। बहरहाल, अच्छा, एल्स इफ में अब मेरे पास कंडीशन आएगी, एक और कंडीशन आएगी। एल्स इफ में मैं बोलूंगा कि अगर फूड इक्वल्स टू, मिसाल के तौर पे हो जाए फास्ट फूड। लेट्स सपोज यूजर ने इनपुट किया कि नाउ व्हाट फूड यू हैव, तो यूजर ने इनपुट किया कि भाई फास्ट फूड है। तो ये भी एक कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन यानी कि ये हो गई। तो मैंने कहा कि भाई क्या करो, देन आउटपुट, और कुछ भी लिख दो, जो चाहो लिख दो, कोई टेंशन नहीं। अब मैंने कहा मेरे पास एक और कंडीशन है, एक और। तो दोबारा से अब मैं एल्स इफ लिखूं।
और उसमें एक और कंडीशन बना दूँ। मैं कहूंगा इफ, सॉरी, एल्स इफ फूड इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज, तो मैंने कहा देन आउटपुट और कुछ भी लिख दिया मैंने, सही है ना, जो समझ में आ रहा है। अब मेरे पास ये तीन कंडीशंस हो गई। मैंने कहा कि भाई ये सीन है कि मेरे पास तीन ऑप्शंस थे, यानी तीन कंडीशंस थी। अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस मेरे पास पिज्ज़ा सबसे टॉप प्रायोरिटी पे था, सेकंड मेरे पास फास्ट फूड था, थर्ड प्रायोरिटी जो थी मेरे पास वो बिरयानी थी। और अगर अब कुछ भी ना हो सका इनमें से, अगर इनमें से कुछ भी ना हो सका तो क्या कर। else। हाँ, तो एल्स वाला पार्ट है। अब मैं देन के नीचे लिखूंगा एल्स, इफ के नीचे नहीं, देन के नीचे। और उसमें मैं आउटपुट दूंगा, आउटपुट दूंगा और उसमें लिखूंगा मिसाल के तौर पे, वापस चलो। ये भाई हमें नहीं समझ में आया, कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें, वापस चलो। अब जब ये एल्स वाला पार्ट हो गया ना, तो बस ये समझ लो कि उसके बाद हमने कंडीशन को एंड करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट को, तो एंड इफ। अब देखो सीन क्या है। सीन ये है कि ये एक वेरिएबल है, इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, जस्ट बिकॉज के मल्टीपल लेटर्स जो हैं इसके अंदर आएंगे, तो इसलिए स्ट्रिंग लिया है। ओके, सबसे पहले स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा व्हाट फूड यू हैव। अब इनपुट लिया गया और इनपुट की वैल्यू स्टोर करवा दी गई फूड के अंदर। अब मिसाल के तौर पे इनपुट में यूजर ने कहा कि भाई पिज्जा अवेलेबल है। अगर ये इनपुट गया तो क्या होगा, जैसे ही वो इफ वाली कंडीशन को चेक करेगा और ये ट्रू होती है, तो वो फौरन से ये वाला आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा और इन दोनों को इग्नोर कर देगा। ये बहुत जरूरी है समझना कि जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, तो जो सी कंडीशन एग्जीक्यूट होती है बाकी कंडीशंस इग्नोर हो जाती है, फिर बाकियों का कोई काम नहीं रहता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास कंडीशन हो बहुत सारी और आप कहें कि सारी एग्जीक्यूट हो रही हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। एग्जीक्यूट कोई एक होगी, सारी नहीं हो सकती। तो अगर ये ट्रू हो रही है तो आउटपुट ये आ रहा है स्क्रीन पे। फिर अगर यूजर ने मिसाल के तौर पे फास्ट फूड डाल दिया इनपुट में, तो जब वो चेक करेगा इस कंडीशन को, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। इसका मतलब है कि ये वाला आउटपुट हो गया इग्नोर्ड, ये वाला आउटपुट हो गया इग्नोर। अब वो जब इस पे आएगा वो बोलेगा फास्ट फूड, यस, कंडीशन ट्रू हो रही है, ओके। अब वो कहेगा ये वाले इस पे आओ और इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दो, तो आ जाएगा ब्रिंग इट, या जो भी हम लिखेंगे। मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये जस्ट मैंने ऐसे ही लिखा है आपको समझाने के लिए, आप इसमें कुछ भी लिख लें। फिर यूजर, अच्छा फिर क्या होगा कि अगर ये एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो ये और ये दोनों इग्नोर हो जाएंगे क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर यूजर ने अगर बिरयानी एंटर कर दिया भाई, सॉरी, अगर बिरयानी एंटर कर दिया यूजर ने, तो अब वो जब चेक करेगा कि क्या फूड की वैल्यू जो आई है वो बिरयानी आई, हो गएगा ये आई है, नहीं ये तो नहीं आई, तो दैट्स अ फॉल्स, तो इसको इग्नोर हो जाएगा। फिर वो कहेगा कि क्या फास्ट फूड आया है, दैट ऑल्सो अ फॉल्स, तो ये भी इग्नोर हो जाएगा। फिर वो कहेगा क्या बिरयानी आया, यस ट्रू, ओके, तो फिर ये वाली कंडीशन को स्क्रीन पे जाके एग्जीक्यूट करवा देगा। और मिसाल के तौर पे अब यूजर ने इनपुट किया भाई, यूजर ने कहा भाई सिर्फ एक चीज अवेलेबल है, बन कबाब, और वो तो हमें खाना ही नहीं है। अब वो फूड की वैल्यू चेक करेगा कि वो कहेगा क्या ये पिज्जा है, फॉल्स, इग्नोर। क्या ये फास्ट फूड है, फॉल्स, इग्नोर। क्या ये बिरयानी है, फॉल्स, इग्नोर। कहेगा भाई सारी जो कंडीशन मेरे पास थी ना वो तो सारी हो गई फॉल्स, तो मैंने इसको भी इग्नोर मार दिया, इसको भी और इसको भी। अब कोई कंडीशन तो है नहीं। अब आखिरी बात है, और आखिरी बात है कि भाई एल्स, तो एल्स को क्या करो, बिना सोचे समझे एग्जीक्यूट कर दो। अब देखो, इसीलिए एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, कि वो आखिरी हल होता है कि भाई अगर कुछ भी ना हो सका तो बस ये कर लेना।
तो अब स्क्रीन पे अब यूजर ने चाहे जो भी वैल्यू डाली, बंद कबाब डाला, कोई भी वैल्यू डाली, कुछ भी डाला, क्योंकि हम फूड की बात कर रहे हैं तो इस वजह से एग्जांपल में आपको थोड़ी सी फूड से रिलेट कर रहा हूँ, वरना एग्जांपल्स कोई भी हो सकती है। तो अब वो सोचे समझे बगैर क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट कर देगा और स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा वापस चलो। तो क्या आपको ये बात समझ में आई है? यस सर। यस। अच्छा, अब एक प्रोग्राम मैंने और बनवाया था क्लास के अंदर, वो रह गया है, और कोशिश करूंगा कि 8 मिनट बाकी है मेरी क्लास खत्म होने में, कि वो आपको मैं थोड़ा सा समझा पाऊँ, लेकिन नहीं हो सकता, मुश्किल हो जाएगा। वो जो क्लास होगी ना नेक्स्ट, उसी में मैं आपको दोबारा समझा दूंगा यार। या चलो कोशिश करते हैं, ट्राई मारते हैं, शायद हो पाए। सवाल ये है कि, सवाल लिखते थे, सवाल ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू टेल वेदर नंबर इज इवन और ऑड। भाई देखो, सवाल कह रहा है कि एक प्रोग्राम बनाओ, और वो प्रोग्राम ऐसा हो कि वो आपको ये बता दे कि अगर यूजर ने कोई नंबर एंटर किया तो क्या वो इवन नंबर है या ऑड नंबर। अब समझो बात को, अभी तक हम जो बात कर रहे थे ना एग्जांपल्स में, वो तो हम एग्जांपल्स कर रहे थे, हमें समझ में आ रही थी, लेकिन एग्जाम में अगर सवाल ये आएगा ना सीआईएस के अंदर, तो अब आप देखो कि इस सवाल को देख के अव्वल तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इफ एल्स से हो रहा है, ऐसा है ना। यस। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं समझ में आ रहा कि ये सवाल किस तरह से होगा, लेकिन क्योंकि अब हम इसको टॉपिक में इंक्लूड कर रहे हैं तो हमें पता है कि एफ एल से होगा। और उसकी बेसिक बात यह है कि जब हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे ना एफ एल्स के, तो अब हमें फिर अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी चीज एफ एल से हो सकती है। अब इसको कॉन्सेप्ट समझाने का सिर्फ ये है कि होगा तो ये एफ एल से ही, कैसे होगा वो बताता हूँ। लेकिन उससे पहले डिस्कशन ये है कि भाई हम मैथमेटिकली किसी नंबर को इवन या ऑड कैसे कह सकते हैं, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? इवन नंबर्स वो होते हैं जो डिवाइड हो सकते हैं 2 से, ओके, और लाइक उनका रिमाइंडर नहीं होता है। आपने दूसरी बात बहुत अच्छी बोली है। पहली बात का एक मसला है, पहली बात में मसला ये है, मिसाल के तौर पर मैंने जो है 10 को डिवाइड किया 2 से, आंसर क्या आया? 5। फाइव। 5 इवन नंबर है, ऑड नंबर है? और ऑड है। इसी तरह मैंने 14 डिवाइडेड बाई 2 किया, आंसर आ रहा है 7, ऑड नंबर है। देखो, कंप्यूटर को तो बिल्कुल भी नहीं पता कि इवन ऑड क्या चीजें होती हैं, इट डजेंट नो। मसला यह है कि अगर स्क्रीन पे एक कंज्यूमर, एक क्लाइंट के सामने 7 शो हो रहा होगा और साथ में लिखा हुआ होगा कि दैट्स अ इवन नंबर, या लेट्स सपोज कि ना भी लिखा हुआ हो, लेकिन असल में बात यह है कि जब कंडीशन बनती है ना, तो वो मल्टीपल वैल्यूज पे नहीं बन सकती, क्योंकि हम फिर कितनी वैल्यूज कंप्यूटर को देंगे समझाने के लिए कि भाई ये नंबर भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देयर आर बिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज कि कितने कितने इवन नंबर हो सकते हैं। अब उसका सिंपल सा तरीका ये है कि अब एक 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 डिवीजन करते हैं, देखो मैंने लिखा 10 और बाहर लिखा 2, 2 5 टाइम्स इज 10, और रिमाइंडर क्या आया? 0। अगर मैं डिवाइड करूंगा ना, तो डिवीजन का आंसर ये होगा। इसी तरीके से एक और ऑपरेटर है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज के साइन से। डिवाइड को हम स्लैश से कर रहे होते हैं ना, एक और ऑपरेटर है जिसको हम परसेंटेज के साइन से करते हैं, और उस ऑपरेटर का नाम है मॉड्यूलस। और ये मॉड्यूलस क्या करता है? मिसाल के तौर पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, मैंने कहा 10 मॉड्यूलस 2, और एक जगह मैंने लिखा 10 डिवाइड बाय 2। ये जो मैंने डिवाइड बाय 2 लिखा है ना, इसका आंसर स्क्रीन पे ये आएगा, और ये जो मैंने परसेंटेज 2 लिखा है यानी कि मॉड्यूलस 2, इसका आंसर स्क्रीन पे ये आएगा।
यानी कि मॉड्यूलस असल में ये काम करता है कि जो नंबर दिया हुआ होता है उससे दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, और जो उसका रिमाइंडर बचता है वो आंसर में शो करता है। क्या ये बात समझ में आई है? यस। हाँ। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास इसी तरह डिवीजन में 11 लिखा हुआ होता 2 के साथ, तो 5 10 टाइम्स होता, और नीचे आता 1, और 1 आता मिसाल के तौर पे। तो अगर एग्जैक्टली exactly बात की जाए तो या तो ऊपर 5.5 बनता, और अगर 5.5 नहीं बनता तो नीचे रिमाइंडर क्या आता, 1। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे 11 मॉड 2 करूं तो मेरे पास आंसर 5.5 नहीं आएगा, बल्कि आएगा 1, जो कि रिमाइंडर है। और अगर मैं 11 डिवाइड बाय 2 करूं तो आंसर आएगा 5.5। ये है मॉड्यूलस। अब मेरे पास टाइम बहुत ही शॉर्ट बचा है, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इस प्रोग्राम में इफ की कंडीशन क्या बनेगी। इसमें इफ कुछ यूं बनेगा कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है नंबर, लेट सपोज है, उसमें ओके। जो भी यूजर ने वैल्यू एंटर की उसको मैं मॉड्यूलस 2 करूं, और वो इक्वल हो जाए 0 के। दिस इज द कंडीशन कि भाई अगर मैंने कोई नंबर लिया, उसको डिवाइड बाय 2 किया, और उसका रिमाइंडर 0 आया, तो डेफिनेटली वो क्या है, इवन नंबर। इवन। मैंने आपको कंडीशन बता दी है, प्रोग्राम आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको ऑड नंबर पे बनाना इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि देखो, अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड बाय 3 करूं, तो हर ऑड नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता। चेक कर लो, 7 नहीं होगा, 11 यस। नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, है कि नहीं? बहुत सारे यस। नंबर्स होंगे जो 3 से डिवाइड नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि भाई ऑड नंबर्स की कंडीशन बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इवन नंबर की कंडीशन बनाना पॉसिबल है, क्योंकि हर इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है और उसका रिमाइंडर 0 आता है। अच्छा, इफ में ये कंडीशन आ गई, और उसके बाद आपने सिर्फ क्या करना होगा, एल्स वाला पार्ट बस, कि या तो नंबर इवन है, और अगर नंबर इवन नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो नंबर क्या है, ऑड है। ऑड। तो ऑड के लिए हमें कोई कंडीशन नहीं बनानी पड़ेगी, जस्ट इवन की कंडीशन बनाएंगे, और उसके अगेंस्ट में अगर कोई भी ऑड नंबर आ रहे हैं तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन ऑड। यस। बाकी मैंने ग्रुप पे पिक्चर भेजी हुई थी इस सवाल को सॉल्व करके, लेकिन पहला अटेम्प्ट आप खुद मारिएगा, अभी अभी कर लें चाहें तो, फ्री है तो। और मुझे बता भी दीजिएगा कि आपसे हो पाया या नहीं हो पाया। सही है? ओके। तो क्लास का टाइम हमारे पास खत्म हो रहा है, और फिर इंशाल्लाह जो सैटरडे को जो भी होगा मामला तो वो उस टाइम पे देख लेंगे। सही है? ओके। ठीक है जी। ओके। चलिए, ओ माय अल्लाह। गॉड।